Hello everyone, we are going to start a lesson Poets and Pancakes and this is a lesson from book Flamingo class 12th. आज हम लेसन की लाइन टू लाइन वाइज जो है वो फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो आप ध्यान से सुनिए क्योंकि इसमें से पैसेजेस भी आ रहे हैं, तो यू हैव टू वॉच एवरी वर्ड वेरी केयरफुली और ध्यान से सुनेंगे। इसमें फुल एक्सप्लेनेशन आई एम प्रोवाइडिंग यू। अशोक मित्र जिसके राइटर हैं पोएट्स एंड पैनकेक्स के, जिनका लाइफ पीरियड रहा है 1931 से 2017 तक। ही वॉज अ तमिल राइटर। इस लेसन में वो रिकाउंट कर रहे हैं अपनी मेमोरीज को, जो ईयर्स को जो उन्होंने स्पेंड किए हैं जेमिनी स्टूडियो के अंदर। उन्होंने एक बुक लिखी थी माई ईयर्स विद बोस, जिसमें उनका ये उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है कि किस तरह से उनका जेमिनी स्टूडियो में उनका लाइफ टाइम रहा है, उनका एक्सपीरियंस रहा है। और जो इंडियन मूवीज़ हैं इंडिया के अंदर, जो हमारी मूवीज़ हैं, इनका हमारी लाइफ पर कितना इन्फ्लुएंस होता है। हम इंडियन मूवी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहते हैं और मतलब देखते भी हैं, कनेक्ट भी करते हैं अपने आप को बहुत। काफ़ी लोग इसके फॉन्ड ऑफ भी हैं मूवीज़ के। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग। जब हमारा फिल्म मेकिंग बनना हुआ था, तो उस टाइम की इंडस्ट्री में ये जो हमारा जेमिनी स्टूडियो है, ये काफ़ी अच्छा फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रहा है। मतलब लोगों काफ़ी दूर दूर स्टेट से इसमें लोग काम करने के लिए आते थे। अब जो हमारे राइटर हैं ये शौक मित्र, इनका क्या काम था? इनका काम था जो न्यूज़पेपर कटिंग्स होती हैं, क्लिपिंग्स होती हैं, उनको कलेक्ट करना एक वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पर, और फिर इनको स्टोर किया करते थे फाइल्स में। कभी कभी इनको हैंड रिटन भी जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखनी पड़ती थी और फाइल में कलेक्ट किया करते थे। अब ये क्लिपिंग एक्चुअली किस काम आती थी? जो मूवी के लिए हमें टॉपिक्स चाहिए होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में करंट में सोसाइटी में जो इशू चल रहे होते हैं, तो उस जो क्लिपिंग्स इकट्ठा किया करते थे। तो इस तरह से जैसे मूवीज़ बनती हैं, ये एक ऐसा टास्क है जिसमें आपको बहुत सारे बड़े टीम वर्क में काम करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है रिसोर्सेज की, कंटेंट के लिए। तो न्यूज़पेपर जो क्लिपिंग्स होती थी वो कंटेंट के लिए एक्चुअली वो काम आती थी। इसके अलावा जेमिनी स्टूडियो में जो हमारे जो अशोक मित्र हैं, काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड मेंबर रहे हैं, इसीलिए इन्होंने अपना सारा एक्सपीरियंस हमें इस लेसन में शेयर किया है। अब लेसन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इस लेसन का नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। तो पोएट्स तो आप समझते ही हैं कि इसमें पोएट्स का तो काफ़ी अच्छा रोल रहा है। जो पोएट्स होते हैं, लिखने वाले, स्टोरी राइटिंग, डायलॉग्स राइटिंग, अशोक मित्र भी एक अच्छे पोएट रहे हैं। और पैनकेक एक्चुअली क्या था? पैनकेक वॉज अ ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल, जो कि जेमिनी स्टूडियो में ट्रक लोड्स में आया करता था, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। इसको बहुत सारी एक्ट्रेसेस यूज़ किया करती थी। ग्रेटा गार्बो यूज़ करती थी। मिस गौहर वैजंतीवाला का नाम तो आपने सुना ही होगा। रत्ती अग्निहोत्री ने इसके बारे में नहीं सुना था। और जेमिनी स्टूडियो, अब ये था कहाँ पे, इसकी लोकेशन कहाँ थी? जेमिनी स्टूडियो की लोकेशन थी एक ऐसी बिल्डिंग के अपस्टेयर्स पर जाकर, जो कि रॉबर्ट क्लीव का स्टेबल था। स्टेबल क्या होता है? जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं, तो स्टेबल के ऊपर ऊपर की सीढ़ियों में अपस्टेयर्स पे मेकअप डिपार्टमेंट हुआ करता था। अब यहाँ पे रॉबर्ट क्लीव के बारे में अशोक मित्र ने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है कि रॉबर्ट क्लीव कौन थे, क्या थे एक्चुअली। अब यहाँ पर इनकी ना बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, मद्रास के अंदर, चेन्नई के अंदर, ऐसा माना जाता है सिटी के अंदर। और वो इनके रेजिडेंस माने जाया करते थे। काफ़ी रिच थे ये रॉबर्ट क्लीव। इनकी ब्रीफ लाइफ और यहाँ पर मद्रास में रही है काफ़ी ज़्यादा। रॉबर्ट क्लीव जो है बहुत सारा मूविंग, लॉट ऑफ मूविंग किया करते थे, इधर उधर जाया आया जाया करते थे, मतलब उनका लगा रहता था। और ये जो थे बहुत सारी इन्होंने जो है वो एक दो फाइट्स भी लड़ी हैं यहाँ पर इंडिया के अलग अलग रिमोट कॉर्नर्स में। और फिर फाइनली उन्होंने मैरिज की है एक मैडन यानी कि गर्ल के साथ। मैरिज चर्च में मैरिज की थी इन्होंने, और फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में की थे। अब यहाँ पर हमें रॉबर्ट क्लीव के बारे में इतनी ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा अब नेक्स्ट पैसेज में आपको सुनने को मिलेगा कि मेकअप रूम, मेकअप डिपार्टमेंट कैसा था वो, ठीक है ना? तो जो कि बहुत एक चीफ जो है वो पार्ट माना जाता है एक मूवीज़ मेकिंग का। तो मेकअप रूम कैसा था? मेकअप रूम जो था वो एक हेयर कटिंग सैलून जैसा था, ठीक है? आप समझ रहे हैं कैसा था ये? एक हेयर कटिंग सैलून जैसा था यहाँ पे आपको। और हर तरफ से इसके बहुत बड़े बड़े जो हैं वो लाइट्स थी, इनकैंडेसेंट लाइट्स थी, बहुत ब्राइट लाइट्स थी। और जो हीरो हीरोइन जो यूज़ किया करते थे, मेकअप यूज़ किया करते थे, इतनी आर्टिफिशियल लाइट हुआ करती थी कि उनको फायरी मिजरी फील हुआ करती थी। मिजरी पेन होता है ना, जैसे कि क्योंकि लाइट इधर से इतना हैवी मेकअप, और सेकेंडली इतनी सारी जो है वो लाइट्स के साथ उनको ये
फ़ील हुआ करता था। अब जो मेकअप डिपार्टमेंट को हेड कौन किया करता था? मेकअप डिपार्टमेंट को हेड करते थे एक बंगाली, वो जो इसको हेड करते थे, जो कि बाद में स्टूडियो को छोड़ के चले भी जाते हैं। उसके बाद इसको मेकअप डिपार्टमेंट को किसने टैकल किया? एक महाराष्ट्रियन ने टैकल किया, जिसको असिस्ट कर रहे थे धारवाड़ कंडी का एक आंध्र, फिर मद्रास इंडियन क्रिश्चियन ने इसको टैकल किया। उसके बाद एंग्लो बर्मीज़ आए और बहुत सारे तमिल लोगों ने भी इसमें आकर काम किया, लोकल तमिल्स ने। तो इस तरह से यहाँ पर ये शो करता है कि इसमें अलग-अलग स्टेट के जो हैं वो लोग आकर काम कर रहे हैं। तो ये शो करता है कि यहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन था। देखो आप ये देखिए ना कि एक ही जगह पर इतने सारे अलग-अलग स्टेट से लोग काम कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये क्या शो करता है? ये नेशनल इंटीग्रेशन शो कर रहा है कि वहाँ पर उस टाइम टाइम पीरियड भी तो ऐसा था ना, जैसे इंडिपेंडेंस के पोस्ट इंडिपेंडेंस या ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस का टाइम चल रहा था। तो ये क्या है? तो इट मीन्स कि वहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन था। अब नेशनल इंटीग्रेशन से पहले वहाँ पर क्या, उस टाइम आपको याद हो तो हमारे दो चैनल जब हम छोटे हुआ करते थे बचपन में, तो कुछ चैनल्स हुआ करते थे दूरदर्शन चैनल। तो AIR और दूरदर्शन चैनल से पहले यहाँ पर काफ़ी नेशनल इंटीग्रेशन था, और उन चैनल्स पे क्या दिखाया करते थे, अगर डू यू रिमेंबर, अगर अब भी आप मॉर्निंग में देखें तो उन चैनल पे मॉर्निंग के टाइम में ऐसे प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं जो कि शो करते हैं, जैसे अलग अलग स्टेट के फोक डांस, फोक सॉन्ग्स परफॉर्म किए जाते हैं, जिससे ये शो होता है कि इंडिया में नेशनल इंटीग्रेशन है। देखिए जो हमारे लेटेस्ट चैनल्स हैं जो आप देखते हैं, स्टार प्लस, सोनी वगैरह, ये सब चैनल देखते हैं, इस पे क्या होते हैं, हमारे रियलिटी शोज आते हैं। लेकिन जो दूरदर्शन चैनल है, इस पे क्या शो, स्पेशली शो आया करते थे। स्पेशली मैंने तो बचपन में बहुत से प्रोग्राम ऐसे देखे हैं कि इंडिपेंडेंस डे के जब प्रोग्राम आया करते थे, मॉर्निंग में सेलिब्रेट किया जाता था, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता था। और तो सुबह या फिर मॉर्निंग में आप उठते हैं तो सनराइज़ के सीन होते हैं, मॉर्निंग दिखाई जाती है कि फ्लूट्स के आते हैं, अभी फ्लूट बजाते हुए, तबला वादन, इस तरह के शोज़ आते हैं। तो ये अलग अलग स्टेट के डांसेस भी आते हैं, कश्मीर के, कभी उत्तर प्रदेश के, कभी मध्य प्रदेश के, उड़ीसा, कर्नाटका। तो ये सारी चीज़ें क्या शो करती हैं कि एक ही चैनल पे आपको ये दिखाया जाता है कि वहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब जो गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancake, a number of other locally made potions and lotion। अब यहाँ पर क्या दिखाया गया, ये तो हो गई बात वहाँ पे काम करने वाले लोगों की। अब ये दिखाया गया कि मेकअप का एक्चुअली काम क्या होता है। तो मेकअप का काम क्या होता है? मेकअप का काम आप सब जानते ही हैं कि मेकअप का काम क्या होता है। डिसेंट लुकिंग बंदे को क्या किस में बदल सकते हैं? एक मॉन्स्टर में चेंज कर सकते हैं, जो कि पैनकेक ब्रांड, मेकअप में ब्रांड इतना ट्रकलोड से होकर आया करता था। और वहाँ पे इतने सारे वहाँ के एक्टर एक्ट्रेस को पोषण लोशंस लगा के उनका पूरा लुक ही चेंज हो जाता है, जैसे कि आजकल हम कैमरास में चेंज कर लेते हैं फिल्टर्स लगाकर। तो आजकल तो मेकअप की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा मेकअप लगाओ, अपना फिल्टर चेंज कर ले, तो आप चेंज हो जाते हैं पूरी तरह से। इस तरह से पहले कैमराज इस तरह के नहीं थे ना कि आप उसमें फिल्टर्स चेंज कर ले मोबाइल से, एंड्रॉयड्स वगैरह। तो पहले क्या होता था, मेकअप पे ही डिपेंडेंट हुआ करते थे एक्टर एक्ट्रेस। तो दोज वर द डेज ऑफ मेनली। अच्छा, अब बात करते हैं कि शूटिंग कैसे हुआ करती थी। शूटिंग हुआ करती थी इंडोर मेनली, सिर्फ 5% शूटिंग ही आउटडोर हुआ करती थी। अब आउटडोर शूटिंग से भी क्या बेनिफिट होता है आजकल, कि आपको बाहर के व्यूज़ इतने देखने को मिल जाते हैं, लेकिन पहले क्या था, इंडोर में ही आपको इतना सारा सेटअप करना पड़ता है कि आपको प्रेजेंटेटिव आप इतने होने चाहिए कि इंडोर शूटिंग में भी आप मूवीज़ के जो है वो प्रेजेंटेबल लगें आप। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं आगे अशोक मित्रा, आई सपोज सेट्स एंड स्टूडियोज लाइट नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि हैवी लाइट्स की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती थी। अब लाइट्स क्यों चाहिए, लाइट्स क्यों चाहिए? ताकि आप प्रेजेंटेबल दिखें, जो गर्ल्स एंड बॉयज़ मूवी में इतने सारे करेक्टर्स काम कर रहे हैं। तो एक स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। तो मेकअप डिपार्टमेंट हायरार्की मेंटेन थी। अब हायरार्की मीन्स क्या होता है कि सबसे पहले होता है कि आपका बड़ी पोस्ट का बंदा, देन उसे लो, जैसे कि स्कूल में भी होता है, ऑफिस में भी होता है, पहले बॉस होता है, बॉस के अंडर फिर मैनेजर होता है, फिर असिस्टेंट मैनेजर होता है। इस तरह से मेकअप डिपार्टमेंट में भी हायरार्की मेंटेन थी। अब चीफ मेकअप मैन का काम क्या था? तो यहाँ पे भी पोस्ट वाइज हायरार्की मेंटेन थी ना, कि चीफ का क्या काम है, असिस्टेंट वाले को क्या काम है, देन प्लेयर्स का क्या काम है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो था चीफ मेकअप मैन था, ये चीफ एक्टर्स को अगली या बनाया करता था, जैसे भी उसको उनको लुक देनी है। उसके बाद जो सीनियर असिस्टेंट थे, वो सेकंड हीरोइन को लुक दिया करते थे। फिर जूनियर असिस्टेंट थे, ये आगे करते थे मेन कॉमेडियंस को जो है चेंज किया करते थे उनका लुक, इस तरह से एंड सो फोर्थ आगे इस तरह से। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड। अब कुछ औरों का भी काम होता है। अब जो क्राउड हुआ करती थी, जो आपने देखा ऑडियंस शूटिंग देखने आती थी, लोग शूटिंग देखने के लिए आते थे, इनका इनका भी तो मेकअप होता है। देखो ना, तो इस लेसन में हम एक
इन्फॉर्मेशन मिली कि हम सोचते हैं क्राउड तो यूँ ही आगे देखने के लिए शूटिंग मज़े ले रहे हैं, लोगों के तो मज़े हो गए, शूटिंग भी देखने को मिल गई, नहीं। लेकिन क्राउड भी प्रेज़ेंटेबल दिखनी चाहिए, इसीलिए उनका भी जो है वो मेकअप किया जाता था। उनका मेकअप करने का काम किसका था? प्लेयर्स का। हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। अब यहाँ पे जिस बंदे को क्राउड की मेकअप की ड्यूटी दी गई है, उस बंदे को क्या बोला गया यहाँ पे? ऑफिस बॉय। ठीक है। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। इस तरह से जेमिनी स्टूडियो में भी एक क्राउड का जो क्राउड प्लेयर का जो किया करता था मेकअप, तो उसका उसको हमने क्या टर्म दिया यहाँ पे? ऑफिस बॉय। तो ऑन द डेज व्हेन देयर वाज ए क्राउड शूटिंग, जब भी क्राउड शूटिंग हुआ करती तो इसका काम क्या था? इसका काम ये था कि एक बहुत बड़े जाइंट वेसल में, ठीक है ना, मिक्सिंग हिज पेंट इन ए जाइंट वेसल एंड स्लैपिंग इट ऑन क्राउड पे। उसका काम क्या होता था? बहुत बड़े वेसल में मेकअप को करके मिक्सअप करके क्राउड प्लेयर्स पे लगा देना, ठीक है, लोशन पोशन सब करके, ताकि वो भी थोड़े प्रेजेंटेबल दिखे। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सर्फेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप, ताकि हमारे फेस के पे जितने भी पोर्स होते हैं ना, सरफेस पे जितने भी पोर्स होते हैं, छोटे होल्स दिखते हैं, जरा सा भी एक नहीं दिखे, ताकि वो उन सबको हाइड करने के लिए, कंसील करने के लिए। अब यहाँ पे ऑफिस बॉय क्या था? ऑफिस बॉय कौन था? ऑफिस बॉय वाज नॉट एग्जैक्टली अ बॉय, वो बॉय नहीं था, ही वाज इन हिज अर्ली 40s, वो तो 40s में दिखने वाला एक मैन था, ठीक है। हैविंग एंटर्ड द स्टूडियो ईयर्स अगो इन द होप ऑफ बिकमिंग ए स्टार एक्टर और टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर, ही वॉज ए बिट ऑफ पोएट, थोड़ा बहुत वो पोएट भी था। इन दोज डेज आई वर्कड इन ए, अब मैं, अशोक मित्र बता रहा है कि मैं कहाँ काम करता था। मैं एक छोटे से कैबिन में काम करता था, जहाँ पे फ्रेंच विंडोज़ थी, ठीक है। अब वो मुझे ये भी नहीं पता था, अशोक मित्र नए-नए आए थे, ही वाज़ आल्सो फ्रेशर, तो उनको नहीं पता कि इन दिनों इसको फ्रेंच विंडोज़ कहा जाता है। सीइंग मी सिटिंग अप माय डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर डे इन एंड डे आउट। अब ये भी क्या काम करते थे? ये भी दिन-रात काम करते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पे किसके बारे में बात शुरू हो रही है? हमारी बात शुरू हो रही है अशोक मित्र के बारे में। वो अपना इसमें जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो कैसे थे यहाँ पर। तो मैं अशोक मित्र के बारे में यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि उनका भी काम क्या था? न्यूज़पेपर कटिंग का काम था, इन एंड डे नाउ नाइट। अब लोग भी क्या सोचते कि तो ये काम करता ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो क्या सोचते थे कि कोई काम करता ही नहीं है, तो अशोक मित्र क्या किया करते हैं? उनको इतना सारा आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इनटू माय क्यूबाइल एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर। तो मैं भी क्या करता, मैं मेरे पर क्रिटिसाइज़ करने वाले लोगों को मैं इतना सारा ऐसा काम दे देता कि वो भी बड़बड़ करते हुए मेरे ऑफिस से करते हुए चले जाते। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड, अब मेकअप जो वो जो मेकअप डिपार्टमेंट में वो बॉय था ना, उसने सोचा कि मुझे तो ये ज्ञान लिटरेरी जो मुझे टैलेंट है, मुझे दूसरों को भी इनलाइटन करना चाहिए, ठीक है। मेरा तो वेस्ट जा रहा है यहाँ पर, लोगों का वेस्ट जा रहा है टैलेंट। तो लेकिन मैं प्रे करता कि काश मुझे इसकी इतना सब कुछ ना सुनना पड़ता, तो काश क्राउड शूटिंग ही हो, ताकि मुझे इसके लॉन्ग लॉन्ग एपिक्स ना सुनने को मिले। In all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person, openly or covertly. And this man of makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to कोथा मंगलम सुबु। अब यहाँ पर हम बात करें कि कभी कभी बेटा क्या होता है, हमारी जो फ्रस्ट्रेशन होती है, उस फ्रस्ट्रेशन जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं किसी से, तो हमारा वो फ्रस्ट्रेशन किस में बदल जाती है? एंगर में बदल जाती है। और कभी कभी हम क्या करते हैं, फिर उस एंगर को हमें कहीं निकालना होता है, तो हम या तो किसी बंदे पे निकाल देते हैं, सिंगल पर्सन पे निकालते हैं, तो ओपनली निकाल देते हैं या कवर्टली निकाल देते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम निकाल ही देते हैं। तो जो मेकअप डिपार्टमेंट का जो बंदा था ना, ये इस बात से कन्विंस था कि इसकी जितनी भी टेंशन है, जितनी भी इसके साथ इसको ह्यूमिलेशन बेइज्जती सहनी पड़ती है, इगोनोमिनी मीन्स इसको इंसल्ट सहन करना पड़ता है, ह्यूमिलेशन सहन करना पड़ता है, निगलेक्ट इसको किया जाता है, वो किसकी वजह से है? वो है कोठा मंगलम सुब्बू की वजह से। तो नेक्स्ट हमारी इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है, नेक्स्ट करेक्टर यहाँ पर है सुबू के बारे में, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप आगे भी ध्यान से देखें और सुने। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा।